वेलकम स्टूडेंट्स टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वेक्टर्स, और उसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीख रहे हैं, जिसे कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है। लेकिन आपको बताया था कि असल में हम दो वेक्टर्स को ऐड करने के बजाय हम उनका क्या फाइंड आउट करते हैं, हम उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। जब भी ऐड करने को कहा जाएगा आप उसका ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे। ये रिजल्टेंट क्या होता है वो आपको बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में बता दिया गया है। तो अब हम अपने सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये आपके सामने हेडिंग लिखी है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या होता है ये आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मेथड बताया था। आज हम बच्चों को इसका एनालिटिकल मेथड सिखाएंगे। एनालिटिकल मेथड का मीनिंग होता है कि आप उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हो। अब तक आपको ज्योमेट्रिकली किसी स्केल या कंपास की हेल्प से रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए उसे मेजर ही करना पड़ता था। अब आप फॉर्मूले से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बता पाएंगे इस मेथड को सीखने के बाद। किसका यूज करते हुए? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो उसके लिए मैंने यहां पर दो वेक्टर्स बनाए हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया था। एक वेक्टर हमारा ए से बी तक है, और प्रैक्टिकली अगर हम बोलें तो हम इस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, उसके ए से बी तक जाने के डिस्प्लेसमेंट को आपने इस एरो से शो किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को एरो से शो करते हैं, और इस एरो की लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगी जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। इस वेक्टर का फिलहाल हम नाम रख देते हैं P। ये रख दिया आपने P वेक्टर, जो A से B तक है। A से B तक पहुंचने के बाद वो बॉडी अगर B से C तक गई है तो B से C तक एक और वेक्टर आपने बना दिया है, जिसका नाम हम रख देते हैं Q। बताया था जिस अल्फाबेट से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो उसके ऊपर भी छोटा सा एरो जरूर लगाना होता है। तो आपने P से फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, Q से सेकंड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको बताया था कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करते हैं जिसने इन दोनों का काम अकेले कर दिया हो। और इन दोनों का काम अकेले कैसे होगा कि बॉडी को A से B तक जाने के बाद B से C तक जाना है, यानी फाइनली C तक जाना है। तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम बॉडी को डायरेक्टली A से कहां ले जाएं? ये ले गए हम A से C तक। तो जो वेक्टर A से C तक आपने बनाया है उस वेक्टर ने अकेले ही पहले वाले दो वेक्टर्स P और Q का काम कर दिया है, यानी बॉडी को A से C तक पहुंचा दिया है। इसलिए इस A से C तक वाले वेक्टर को कहा जाएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स P एंड Q। बुक्स में भले ही लिखा है कि P और Q का सम या एडिशन है, ये रिजल्टेंट P और Q का एडिशन है, लेकिन असल में ये P और Q का एडिशन या सम नहीं है, ये P और Q का रिजल्टेंट है, क्योंकि इसने अकेले वही काम कर दिया है जो P और Q मिलकर कर रहे थे। अब इस R की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या तो आप इसे मेजर कर लेते हो
लेकिन मेजर करने का मतलब है आप ज्योमेट्रिकल मेथड यूज कर रहे हो। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब फॉर्मूला सिखाया जाएगा, और फॉर्मूला बना कैसे है उसको डिराइव भी करवाया जाएगा। अब इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए इस डायग्राम में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, मतलब कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैं करके दिखा देता हूं कि आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है। मैंने ये इसलिए डॉटेड बनाई है जिससे आपको पता रहे कि ये चीज कंस्ट्रक्शन है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है यहां पर, यानी C से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है इस पॉइंट तक, और जहां ये परपेंडिकुलर आकर मिलता है ये 90 डिग्री, उस पॉइंट को हम E बोल देते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में कि आपने ये जो वेक्टर था इसको हल्का सा आगे एक्सटेंड कर दिया और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, 90 डिग्री बोलते हैं जिसको, उस जहां पर उसने वो परपेंडिकुलर ने उसको आके स्ट्राइक किया। ये दोबारा बना देता हूं मैं एंगल, उस एंगल को आप बोल सकते हो ये एंगल परपेंडिकुलर ना है 90 डिग्री। और साथ ही साथ आपको गिवन होगा क्वेश्चन में ये एंगल भी, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से। जब आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कहा जाएगा तब आपको क्या क्या चीजें गिवन होंगी। नंबर 1, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये पहली बात आप सीख लो कि जब भी कोई वेक्टर बनाया, वेक्टर को लिखा, जैसे मैंने P वेक्टर लिखा उसके ऊपर एरो लगाया, अगर उसके दोनों तरफ मॉड्यूलस का साइन लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि है तो वो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इस समय आप बात कर रहे हो उसके किसकी, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कुछ भी 5, 10, 15 कुछ भी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर 2 गिवन होगा आपको क्वेश्चन में क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ Q, यानी Q की भी वैल्यू। और तीसरी चीज जो आपको गिवन होगी वो गिवन होगी थीटा। थीटा को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कहा जाएगा। और क्यों कहा जाता है थीटा को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो मैं यहां एग्जाम्पल समझा देता हूं रफली, कि आपने अगर कोई वेक्टर बनाया ऐसे, ये जी बना दिया आपने वेक्टर, अब दूसरा वेक्टर अगर आपने इसी के आगे बना दिया यहीं से ऐसे, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है अभी। लेकिन अगर आपने ये वेक्टर बनाया ऐसे, तो आपने क्या किया है असली में, पहले वेक्टर सीधा बनाया था, उसको इतने डिग्री
ऊपर उठा दिया। तो जो P वेक्टर आपने बनाया, उसके बाद Q वेक्टर पहले आप यहां बनाने वाले थे, जिससे कि वो सेम लाइन में होते हैं और उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता, लेकिन यहां बनाने के बजाय आपने उस Q वेक्टर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। ये मैंने अभी आपको उठा के दिखाया है एनिमेटेड फॉर्म में। ऐसे ही आप स्केल से या प्रोटेक्टर से करते हो कि हाँ कुछ एंगल बनाया, तो ये एंगल कहलाएगा थीटा, एंगल बिटवीन P एंड Q। इसलिए बच्चे ऐसा सोचते हैं कि P और Q के बीच का एंगल ये है, P और Q के बीच का एंगल ये नहीं है, क्योंकि जब कोई बॉडी A से B तक गई तो वो B से आगे ही जाने वाली थी C तक, लेकिन वो B से C तक ये इस डायरेक्शन में ना जाके जब वो ऊपर की तरफ उठा दिया आपने, C यहां पहुंचा दिया, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स P एंड Q। अब आपका Q जो है वो यहां पर है, पहले वो यहां पर होना था, तो जहां पर नहीं है वहां से मैं उसे हटा रहा हूं। यहां तो नहीं है, ये नहीं है कुछ भी। आपका वेक्टर कहां पहुंच गया है? इतना ऊपर। तो उसने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, आगे ही चलता रहता, तो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया है वो यहां से काउंट होगा। इसलिए इस एंगल को क्या बोला जाता है? थीटा बोला जाता है, और इसे कहा जाता है एंगल बिटवीन P एंड, सॉरी हटा देते हैं, एंगल बिटवीन P एंड Q, यानी P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल। ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है, ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी जब आप ये फॉर्मूला जो डिराइव करने जा रहे हैं उसको यूज करोगे। P का यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, और मैग्नीट्यूड को आज के बाद ऐसे मॉड्यूलस के साइन के साथ शो करेंगे। अगर आपने खाली P लिखा है तो वो पूरा वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर आपने मॉड्यूलस साइन लगा दिया वेक्टर के दोनों तरफ, ऐसे स्ट्रेट दो लाइन लगा दिए, तो सिर्फ बात हो रही है उसके किसकी? मैग्नीट्यूड की। तो P का मैग्नीट्यूड दिया होगा, Q का मैग्नीट्यूड दिया होगा यानी वैल्यू दी होगी, और एंगल थीटा दिया होगा। ध्यान रहे ये एंगल डायग्राम के हिसाब से ये होना चाहिए, ये रहा, और क्यों होना चाहिए उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मैंने बना के बता दिया कि ये वेक्टर यहाँ से कितना ऊपर पहुंचेगा, तो एंगल आप हमेशा यहाँ से मेजर करोगे, क्योंकि ये वेक्टर यहाँ से ऐसे नहीं बढ़ा है, वेक्टर यहाँ पर खत्म हुआ तो आगे बनना शुरू होता, लेकिन वो आगे सीधा बनने के बजाय ऊपर की तरफ बना है, तो जितना ऊपर गया है ये आपका एंगल कहा जाता है। जैसे 10th क्लास में आपने एंगल ऑफ एलिवेशन सीखा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे सीखते थे कि आप सामने देख रहे होते थे, सामने से आपको कितना ऊपर देखना पड़ता था, उसी को एलिवेशन कहते थे। तो अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले की तरफ, इसे हम हटा देते हैं। ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। ये सारी वैल्यूज गिवन होने के बाद ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया है। अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर लेने के बाद आप ये तीनों चीजें साइड में अपनी कॉपी में नोट कर लो। हम आपको फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं, और फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारा R है इसको फाइंड आउट करेंगे। अब ये R भी, रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर है, और रिजल्टेंट अगर एक वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर्स को कंबाइन करोगे तो वेक्टर ही आएगा। दो आम, एक आम और दो आम जोड़ोगे तो आम ही रहेंगे वो। तो आपने
पी और वेक्टर को कंबाइन करा यानी उनका रिजल्टेंट निकाला, वो आर आया, वो भी एक वेक्टर है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी वो मैं बताता हूं। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी आपको इस रिजल्टेंट का सबसे पहले क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड। फिर उसका डायरेक्शन भी पता लगाएंगे, लेकिन पहले मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड। उसके लिए ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ करने के बाद आपने ये लिखना है, इन ट्राइंगल ACE। दिख रहा है बच्चों को? जब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं थी तब तक हमारे पास एक ही ट्राइंगल था, ABC। ठीक है जी बात। लेकिन अब आपके पास ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक तो ये ट्राइंगल बन गया जो यहां पर है, जिसका नाम BCE होगा। ये बाहर जो ब्लू पेन से बना है ये बाहर का ट्राइंगल BCE। और एक आपके पास पूरा बड़ा ट्राइंगल हो गया, यहां से लेके यहां तक। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल इस पूरे बड़े ट्राइंगल की, ACE ट्राइंगल की, ACE, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, देख रहे हो? ये 90 डिग्री। और आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप इस ट्राइंगल में ऐसा लिख सकते हो, ये AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AE जो है A से लेकर E तक, ये यहां तक, ये पूरा इस ट्राइंगल का बेस है। और CE जो है वो परपेंडिकुलर है। आपने कौन सी थ्योरम इस्तेमाल की है? बताऊं कौन सी थ्योरम इस्तेमाल की है? क्या कहते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बराबर होता है, इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ये थ्योरम सब बच्चों को 10th क्लास से पहले पढ़ा दी जाती है। तो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। अब आ जाए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ग्रीन से ही चालू रखते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा गौर से देखें, क्या किया गया है? जो मैं लिख रहा हूं उसको मैं डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। AE, ये जो टिक मार्क लगा रहा हूं मैं A पर और यहां E पर, थोड़े डार्क टिक मार्क से पता चल गया। A से E तक की ये जो पूरी लेंथ है आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, A to B प्लस B to E। यही किया गया है यहां पर इस फॉर्मूले में। इस AE की प्लेस पर आपने AB प्लस BE लिख दिया है। तो किसी बड़े साइड को, पूरे AE साइड को
आपने दो पोर्शंस में, क्योंकि ये ए ई पूरा ए बी और बी का एडिशन कहा जा सकता है, सिंपली ऐसे कर दिया। बाकी और कोई चेंज किसी पार्ट में नहीं किया है, हर स्टेप में बारीकी से आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बड़े आराम से चलना है तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। कोई ऐसी नई चीज नहीं पढ़ाई जा रही है जो बच्चे पहले से नहीं जानते हैं। हाँ, भले ही हेडिंग नहीं है आपके लिए, लेकिन जो उसमें यूज किए जाने वाले फॉर्मूले वगैरह हैं सब पुराने हैं। आधे से ज्यादा फॉर्मूले तो बच्चे 8th क्लास में सीख चुके होते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने बिना बोले लिख दिया है, लेकिन मैं याद दिला दूं बच्चों को जिनको दिक्कत हो रही है अगर, कि ए बी और बी प्लस बीच में निशान है, और ये फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिख कर दिखा देता हूं, बाद में मैं हटा दूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बच्चों ने देखा होगा 8th क्लास में पढ़ा होता है ये फॉर्मूला। ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये बच्चों ने 8th क्लास में पढ़ा होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आगे और पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में इन्हें आइडेंटिटीज बोलते हैं, एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप बीच में भी 2ab लिख सकते हो, बाद में भी बी स्क्वायर लिख सकते हो। फॉर्मूला सबको याद आ गया होगा। वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। ए बी इसको ए पहली टर्म माना है यानी स्मॉल ए, और ये बी इसको दूसरी टर्म माना है यानी स्मॉल बी, और ए प्लस बी के स्क्वायर को ओपन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाकी सी स्क्वायर एज इट इज नोट कर दिया। तो अब तक 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप में आपने बड़ा ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगाया। दूसरे स्टेप में आपने ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या यूं कहें ए दोनों इन दोनों का सम होता है। और तीसरे स्टेप में आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहां इसको फिलहाल हटा सकते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है, बच्चे जानते हैं क्या है। अब हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हैं। अब आप इस ए बी स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे, ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन मैं मार्क लगा रहा हूं। ये और ये देखो, इन दोनों को मैं यहां साइड में अलग से लिख रहा हूं। बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। बी ई स्क्वायर, बी दिख गया ये वाला छोटा साइड, और सी ई स्क्वायर ये है, ये सी ई है। अगर आप सिर्फ छोटा ट्राइंगल कंसीडर करो, ट्राइंगल बी सी, तो बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर को फिर से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या आप बी सी स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बी सी ई आप देख रहे हो, सिर्फ ये बाहर वाला ट्राइंगल, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर आप पूरा बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो तो उसका हाइपोटेन्यूज AC है, लेकिन अगर आप छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो तो उसका हाइपोटेन्यूज BC है, और हाइपोटेन्यूज BC इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यानी फिर से आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। लेकिन कौन से ट्राइंगल पर? BCE ट्राइंगल पर।
तो अब इस रूल की हेल्प से आपने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को गायब कर दिया है और उसकी जगह प्लस में बी सी स्क्वायर लिख दिया है और प्लस बाकी का एज इट इज है। अब तक पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और कोई थ्योरम तो आपकी इस्तेमाल नहीं हुई है। बाकी का एज इट इज ए बी और डॉट लगा देते हैं मल्टीप्लाई के लिए। आप मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हो। ये ए बी जिसको स्मॉल ए माना था और ये बी जिसको स्मॉल बी माना था। बच्चों के पास ऑप्शन है अगर फिर भी किसी स्टेप में, तो हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी स्टेप में दिक्कत ना आए, इसीलिए इतनी तसल्ली से बताया जा रहा है कि कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको दिक्कत आए। काफी बच्चों को नहीं आती है, लेकिन ये उनके बारे में कंसीडर के पढ़ाया जा रहा है जो बिल्कुल ही जिनको दिक्कत आ सकती है फिर भी ना आए। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, कॉल कर सकते हैं। कॉल पर आपको डायरेक्टली समझा दिया जाएगा वीडियो साथ में चलवा के। तो अब आपने अपने नेक्स्ट स्टेप में बी और सी की वैल्यू को ये पुट कर दिया, ये आपका नेक्स्ट स्टेप बन गया। अब जो जो रूल यूज होते जा रहे हैं वो आपको साइड में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब उनका यूज खत्म हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है। इसका खेल खत्म, तो इसको कर देते हैं हजम और ये हो गया आपका गायब। रिवाइंड करके दोबारा भी जा सकते हो, ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ए बी ट्राइंगल की ये साइड है जिसको आप पी से डिनोट करते हो। आगे लिखा है आपने बी सी, ट्राइंगल की ये साइड है जिसको आप क्यू से डिनोट करते हो। उसके आगे प्लस करके ट्वाइस ए बी लिखा है फिर से, जो आप फिर से ए बी यानी पी हो गया, और मल्टीप्लाई में बी ई भी है। तो ये बी देख रहे हैं, बी। इसका वैल्यू तो आपको पता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन देते समय आपको किस किस की वैल्यू दी जाएगी। एक तो पी की, जिसे मैग्नीट्यूड कहेंगे। दूसरा किसकी वैल्यू दी जाएगी, क्यू की, जिसे आप क्यू का मैग्नीट्यूड कहते हो मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे वैसे। और साथ में तीसरी चीज क्या दी जाएगी, थीटा। इसके अलावा आपको कोई चीज गिवन नहीं होगी। तो ये बी जो है ये आपको दिक्कत देगा बाद में, जिसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये फॉर्मूला भी आपने इससे पहले 10th क्लास में सीखा हुआ है। क्या है ये तरीका, देखें ध्यान से। इन ट्राइंगल BCE, यही बाहर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं दोबारा जो अभी हमने लिया था। ये BE और CE को हटा के BC रखने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इसी बाहर वाले छोटे ट्राइंगल में लगाई थी। उसी बाहर वाले छोटे ट्राइंगल को दोबारा ले रहे हैं, और उस बाहर वाले छोटे ट्राइंगल में आप अगर cos थीटा निकालोगे, अब बच्चे ये सवाल पूछते हैं कई बार कि cos थीटा ही क्यों निकाल रहे हैं, sin थीटा tan थीटा क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद मिलेगा, सस्पेंस। cos थीटा अगर आप लेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है। sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे अगर आप, तो cos थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा, BE। सबको पता है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और बची हुई तीसरी साइड बेस होती है। इसलिए बेस तो BE है और हाइपोटेन्यूज क्या है, BC।
हाइपोटेन्यूज है BC। अब हाइपोटेन्यूज BC होने की वजह से आपका ये फॉर्मूला बनता है cos थीटा इज इक्वल टू BE अपॉन BC, जिसमें आप लिख सकते हो BE इज इक्वल टू BC cos थीटा। ये आप यहां पर BE का वैल्यू ले आए। अभी ऐसा क्यों किया है उसका रीजन आपको अभी फटाफट पता चलने वाला है। यहां पर अब अगली लाइन जब आप लिखोगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। यहां तक तो पूरा जैसा का तैसा ऊपर से नीचे नोट कर दिया है। मल्टीप्लाई यानी डॉट लगाने के बाद आप लिखोगे BE की वैल्यू साइड में बॉक्स में से उठाकर BC cos थीटा, और अब आपका कंप्लीट हो जाता है ये फॉर्मूला। कैसे कंप्लीट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जरा हम इस ट्राइंगल में जाएं। A से C तक अगर आप देख रहे हो ट्राइंगल की साइड को, आप R बोल सकते हो। R मतलब रिजल्टेंट, और ये R जब रिजल्टेंट आप लिखोगे तो आप यहां लिखोगे ऐसे। क्योंकि हम रिजल्टेंट का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां दिखाया था मैग्नीट्यूड। तो AC की जगह आप R उसकी वैल्यू रख सकते हो, और वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर है तो क्योंकि तो आप स्क्वायर लिख लो। इज इक्वल टू AB, देखें ट्राइंगल में A से B तक जो एरो है उसकी वैल्यू P है। वैल्यू P मतलब P का भी आपको क्या रखना है, मैग्नीट्यूड। स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस BC, ट्राइंगल में B से C तक जो एरो बना है उसकी वैल्यू Q है, पहले ही बता सकते हैं। तो Q वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, यानी Q की वैल्यू रखते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू, ओ सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, अभी प्लस आएगा। प्लस आएगा तो प्लस ट्वाइस AB, AB फिर से P है, अब की बार बस स्क्वायर नहीं है, P मल्टीप्लाई साथ में BC है, BC फिर से Q है, स्क्वायर नहीं है तो Q का मैग्नीट्यूड, और साथ में cos थीटा। अब अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो इन चीजों का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं यहां इसको हटा देता हूं। एक दो स्टेप हटा देता हूं जिससे आपका ये जो डिजिटल बोर्ड है उसमें जगह बन जाए। यहां तक के स्टेप में हटा रहा हूं, और अब मैं फाइनली आ रहा हूं अपने मेन पॉइंट पर। इस R के स्क्वायर को अगर आप दूसरी साइड ट्रांसफर कर दें तो आपके पास R का सिर्फ बचेगा मैग्नीट्यूड। ये R वेक्टर का क्या बन गया है, मैग्नीट्यूड। और दूसरी तरफ जब आप स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट बन जाता है, और स्क्वायर रूट के अंदर आपको लिखना है P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस P का मैग्नीट्यूड और
क्यू का भी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये जो आपका फॉर्मूला बन गया है, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहां देख लो, मैंने पहले ही कहा था कि आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको 3 चीजें पक्का गिवन होंगी। पहली चीज p वेक्टर यानी फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, q वेक्टर यानी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का थीटा यानी एंगल। अब ये तीनों चीजें आपको जब गिवन है तो आपको इस r को मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यानी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट वेक्टर का वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर दें, सेकंड वेक्टर का वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर कर दें, +2 फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू इनटू सेकंड वेक्टर की वैल्यू और उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। और अब आपको पता चलना चाहिए हमने ये ट्राइंगल और ये कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया। क्योंकि अगर आप इस वाले स्टेप पर वैल्यू रखने जाते तो AC की जगह आप R रख सकते थे, AB की जगह आप P रख सकते थे, BC की जगह आप Q रख सकते थे, फिर से AB की जगह P रख सकते थे, लेकिन इस B की जगह आप कुछ नहीं रख सकते थे और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। इस B की वैल्यू को हटाएं और इस तरह से हटाएं कि आपके पास B cos थीटा आ गया, BC cos थीटा। B की जगह आपका BC cos थीटा आया, जिसमें BC तो आपको पता है और थीटा भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, साइन लोगे तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता और परपेंडिकुलर की तो हमें जरूरत ही नहीं है। टेन थीटा लेते तो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता, परपेंडिकुलर की फिर से जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत थी? बेस की, और बेस B है, इसलिए हमारे पास सिर्फ ऑप्शन यही था कि हमें क्या लेना चाहिए? कॉस थीटा लेना चाहिए। ये शुरू में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने साइन टेन ना लेके कॉस लेना है, लेकिन रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा तो फिर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। जो रीजन क्या है कि हमें B को गायब करना है, B को गायब करना है और ऐसी टर्म्स लानी है जिनकी वैल्यू हमें पता हो। B को गायब करके BC cos थीटा लाने के लिए आपको और कोई ऑप्शन काम करेगा ही नहीं, चाहे आप लगाकर भी देख लें। तो अब आपके पास डायरेक्टली ये रेडीमेड फॉर्मूला है। क्वेश्चन में आपको P का वैल्यू ऐसा कुछ दिया होगा, मान लो 5 मीटर। डायरेक्शन कुछ नहीं दिया, मैग्नीट्यूड दिया है। डायरेक्शन भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन गिवन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होगा। Q का वैल्यू भी गिवन होगा, मैग्नीट्यूड यानी मान लो 4 मीटर, और उनके बीच का एंगल गिवन होगा, मान लो 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ऐड करने हैं 2 वेक्टर्स, जिनमें पहले वेक्टर का वैल्यू इतना है यानी मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। आपने सीधा उस वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते जाना है। P की जगह मैग्नीट्यूड की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 5 4 और cos 60 वैल्यू रखोगे, सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालोगे, वो उस रिजल्टेंट का यानी उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का क्या बता देगा? मैग्नीट्यूड बता देगा, जिसे ज्योमेट्रिकली आपको मेजर करना पड़ रहा था। अब आपको ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं, मेजर करने की भी जरूरत नहीं। ट्राइंगल ये बनाना तब पड़ेगा जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए, और ये क्वेश्चन ज्यादातर स्कूलों में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। बल्कि वेक्टर्स चैप्टर से अगर कोई डेरिवेशन आता है तो पहले नंबर पे यही होता है, 2 ही आने हैं डेरिवेशंस, और कुछ आएगा नहीं, बाकी न्यूमेरिकल्स आएंगे। उन दोनों में से एक ये है कि derive the expression
टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स या डिराइव ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या होता है? फॉर्मूले की फॉर्म में किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे एनालिटिकल मेथड कहते हैं। और जो फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता, ऐसे मेजर किया जाता है, तब उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। तो आपने दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सीख लिया। इस फॉर्मूले को आपको याद तो करना ही है, साथ में इसे प्रैक्टिस करनी है डिराइव करने की। नोट्स में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ दे दिया गया है। वैसे ये वीडियो इस तरह से बनाया गया है कि बच्चे इसको देखकर खुद भी पॉज कर करके नोट डाउन और नोट्स पूरे बना सकते हैं। फिर भी किसी के पास नहीं है नोट्स तो मुझे कॉल कर सकते हैं। बच्चों को बता रखा है कॉल करने के लिए। $9927245352 पर कॉल करके मुझे नोट्स के लिए संपर्क करें तो आप नोट्स आपको पहुंचा दिए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले तक हम पढ़ रहे हैं। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।